नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों मैं राम शर्मा, आप देख रहे हैं वैकेंसी गुरु YouTube चैनल पर RSCIT का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए खास होने वाला है, इस वजह से क्योंकि अगर इस वीडियो में आपने 35 में से कंप्लीट 15 से अधिक क्वेश्चन सही कर दिए तो मानो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न आपने इसमें सही किए हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है, फटाफट से देखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। आकार, भंडारण और क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है? आकार, भंडारण, प्रदर्शन और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार है? ऑप्शन ए आपके सामने क्या है, देखिए। ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन बी है विंडोज़ मशीन, मैक मशीन, गूगल मशीन। ऑप्शन सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ऑप्शन डी है कीबोर्ड, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा और मॉडेम। और इसका सही जवाब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आपने इसका सही जवाब अगर ऑप्शन ए सोचा है या फिर ऑप्शन ए दिया तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। वक्तव्य का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में सेम पूछा जाता है। वक्तव्य एक है, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके होमवर्क के लिए, मनोरंजन के लिए और सोशल मीडिया आदि घर पर कंप्यूटर के उपयोग है। वक्तव्य बिल्कुल सही है। घर में कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग है, ध्यान से सुन लेना। घर में कंप्यूटर के उपयोग जो हैं मित्रों हैं, स्कूली बच्चे जो हैं उनके होमवर्क के काम में आता है, मनोरंजन के काम में आता है जैसे गेम्स खेलना, वीडियो देखना वगैरह में, और सोशल मीडिया चलाने के काम में आता है। दूसरा है आपने शिक्षा के कंप्यूटर, मतलब शिक्षा के अंदर कंप्यूटर के क्या क्या इस्तेमाल है। दोस्तों शिक्षा के अंदर कंप्यूटर के उपयोग जो है वो है एक तो स्मार्ट क्लास में, ठीक है, एक ऑनलाइन शिक्षा के अंदर, एक डिजिटल लाइब्रेरी, यानी ये भी सही है। तो वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों सही है। तो अगर आपने भी ऑप्शन ए दिया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा क्या होता है? दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, डेटा वे कच्चे और अनप्रोसेस तथ्य होते हैं जिन्हें अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया हो, मतलब जिन्हें अब हम प्रोसीड करेंगे वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे कहलाते हैं डेटा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। डेटा अनप्रोसेस तथ्य हैं जिनको अभी प्रोसेसिंग में लिया जाएगा। इसमें टेक्स्ट, नंबर, इमेज, साउंड या जैसे कच्चे अनप्रोसेस तथ्य शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। कौन सा प्रिंटर दस्तावेज या छवि को प्रिंट करने के लिए प्रिंट सिर से स्प्रे करता है, स्याही को स्प्रे करता है? यानी जो इंक होती है मित्रों, इंकों को क्या करता है? स्प्रे करता है, ठीक है। इंक स्प्रे करने वाला प्रिंटर होता है दोस्तों इंकजेट। आपको पता है इंकजेट प्रिंटर ही इंक को स्प्रे करेगा। 5वां प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हम कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों करते हैं? ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम में जो कैश मेमोरी होती हैं वो क्या काम में आती हैं, आपसे ही पूछा जा रहा है। मित्रों आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक्सेस समय क्षमता बहुत जो है फास्ट होती है, मतलब ये डेटा को एक्सेस करने में कम से कम समय लगाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। मतलब अपनी जो कैश मेमोरी होती है ये मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी की तुलना में इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, DPI का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों पूरा नाम बताना है DPI का। फुल फॉर्म ऑफ DPI इज, आप सभी को बताना चाहूँगा, DPI का पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है। डॉट पर इंच। अब डॉट पर इंच जो है ये होता क्या है दोस्तों? प्रिंटर की गति को DPI में मापा जाता है, मतलब प्रिंटर की गति कितना एक समय में वो प्रिंट कर पाता है, ये मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? DPI। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, डॉट्स पर इंच। 7वां प्रश्न आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। यदि कई ऐप या प्रोग्राम खोले जाते हैं तो आप विंडोज़ 10 में खोले गए ऐप या प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे या फिर किस पर क्लिक करेंगे? आपसे पूछ रहा है, आप एक अपने कंप्यूटर में एक से ज़्यादा ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे के बीच स्विच करने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों आप इसके लिए टास्क व्यू का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट की इकाई को मापने के लिए सही विकल्प कौन सा है? मतलब इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है दोस्तों? इंटरनेट हो या फिर नेटवर्क हो, दोनों की गति को बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। अब वो बिट्स पर सेकंड BPS हो सकता है, KBPS हो सकता है, MBPS हो सकता है, ठीक है, या फिर GBPS हो सकता है, GB
PS हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। अगला है QR क्या होता है। आप सबको मालूम है दोस्तों QR कोड क्या है। आप लोग फ़ोनपे, पेटीएम या फिर किसी भी मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि एक कोड होता है जिसको स्कैन करके हम फटाफट पेमेंट कर सकते हैं। हमें कोई मोबाइल नंबर नहीं डालना पड़ता, कुछ नहीं डालना पड़ता, ओनली कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। उस कोड को QR कोड कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? QR कोड। और QR कोड होता क्या है? जो बारकोड आप प्रोडक्ट्स के ऊपर देखते थे ना, ऐसे ऐसी लाइनों में बारकोड आता था ब्लैक कलर का, और उनके नीचे कोई संख्याएं लिखी होती थी, ये वाली। ये बारकोड जो होता था ये 1D संस्करण था, और अब की बार आ गया 2D संस्करण। एक 3D होता है, 3D आप जानते होंगे, त्रिआयामी, ये द्विआयामी है, ये एकल आयामी है, ठीक है। तो जो 2D संस्करण है, बारकोड का 2D संस्करण है, ठीक है, द्विआयामी संस्करण है। तो हम देखते हैं QR कोड क्या है मित्रों। QR कोड क्या है? QR का अर्थ क्विक रेस्पॉन्स होता है, मतलब QR का पूरा नाम क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स, यानी फटाफट से ये रेस्पॉन्स करता है। और यह बारकोड का द्विआयामी संस्करण है, यानी बारकोड का 2D संस्करण है, ठीक है, यानी उसकी दूसरी पीढ़ी है। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। निम्न में से मोबाइल वॉलेट के सही उदाहरण कौन से हैं? इनमें से कौन कौन से मोबाइल वॉलेट्स हैं? आप सभी को मालूम है कि पेटीएम, फ़ोनपे, फ्रीचार्ज आदि मोबाइल वॉलेट्स के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, MOOC क्या है मित्रों? MOOC एक तरह का ऑनलाइन शिक्षा का पोर्टल है। क्या है? ऑनलाइन शिक्षा का पोर्टल है। तो 11वीं में ऑप्शन सी सही जवाब है। हम किसी जॉब की तलाश सर्च करना चाहते हैं, यानी हमें कोई भी जॉब चाहिए, तो हम कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे? यदि आपको प्राइवेट जॉब चाहिए तो आप या तो naukri.com पर जा सकते हैं, naukri.com, ठीक है, या इसके अलावा आप monster.com पर जा सकते हैं, monster.com, या फिर आप timesjob.com पर जा सकते हैं मित्रों, timesjob.com। तो आप यहाँ पर आप देखिए इन 3 वेबसाइट्स में से कौन सी वेबसाइट आपको दिख रही हैं। आपको यहाँ पर दिख रही है monster.com, तो आप इस पर जाके क्या कर सकते हैं? जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी चाहिए कि अभी वर्तमान में कौन कौन सी सरकारी नौकरी निकली हुई है, किस में फॉर्म भर सकते हैं, कितनी फ़ीस है, क्या है, तो इनकी जानकारी के लिए आप अपनी वेबसाइट www.vacancyguru.in पर जा सकते हैं, ठीक है। मतलब वैकेंसीज़ का गुरु है ये वेबसाइट, जो वैकेंसीज़ की जानकारी आपको प्रदान करता है। आगे हम चलते हैं, SSO का पूरा नाम क्या होता है मित्रों? SSO, S का मतलब सिंगल होता है, S का मतलब साइन होता है, और S का मतलब ऑन होता है। तो आपको रिपीट करना है मेरे साथ। SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन होता है। रिपीट करें, SSO मीन सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन। तो B इसका सही जवाब रहेगा। अगर आपने भी B जवाब दिया है, इसका मतलब आपका राइट आंसर है। आगे हम चलते हैं, 13वें के बाद 14वां प्रश्न है। MS वर्ड 2010 में रिबन के सही टैब कौन कौन से हैं? मतलब MS वर्ड में कौन कौन से टैब है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस। आप सबको मालूम होना चाहिए कि MS वर्ड का अगर आपने प्रैक्टिकल पढ़ा होगा तो आपको मालूम हुआ होगा कि MS वर्ड में सबसे पहला टैब होम टैब होता है, उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद पेज लेआउट और उसके बाद रेफरेंस। ऐसे टैब्स होते हैं, और इसके अलावा भी मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये टैब्स होते हैं। तो MS वर्ड के सही टैब्स ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? अगर आप MS वर्ड 2010 में कोई भी फाइल बना रहे हैं तो वो किस नाम से डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होती हैं? दोस्तों, MS वर्ड में बनाई गई फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डॉक्यूमेंट कहलाती हैं, और वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। आगे हम चलते हैं 16वें में। छात्र के शुल्क को ऑनलाइन, 16वां प्रश्न क्या है देखते हैं। छात्र को अपनी शुल्क क्या करनी है? ऑनलाइन जमा करनी है, मतलब अपनी कॉलेज की फ़ीस ऑनलाइन जमा करनी है। तो वो किसका इस्तेमाल करेगा मित्रों? ऑप्शंस आपके सामने हैं, डेबिट कार्ड का, आधार कार्ड का, परिवार कार्ड का, या फिर राशन कार्ड का। आप सबको बताना चाहूँगा मित्रों, अगर किसी विद्यार्थी को अपनी ऑनलाइन शुल्क यानी फ़ीस जमा करनी है, कॉलेज फ़ीस जमा करनी है, तो वह डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, MS Excel 2010 में बार चार्ट और कॉलम चार्ट के बारे में सही विकल्प कौन सा है? यानी बार चार्ट कौन सा होता है और कॉलम चार्ट कौन सा होता है? मित्रों, आपको बताना चाहूँगा कि MS Excel में जब आप चार्ट बनाते हो तो ऐसा एक चार्ट होता है, एक्स और वाई एक्सीज होता है, ठीक है। या फिर मैं इसको मिटाऊँ तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, है ना। तो ये इसमें ये वाला ऐसे जो चार्ट बनता है, ये वाला
जिसमें सीधी लाइनें होती हैं, ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से जो चार्ट बनता है इसको हम कहते हैं कॉलम चार्ट। और एक चार्ट होता है इसी प्रकार जिसमें लाइनें इस प्रकार बनती हैं, ठीक है, ये वाली लाइनें, इसे हम कहते हैं बार चार्ट। तो कॉलम और बार में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। कॉलम में लाइनें सीधी होती हैं, ठीक है, और बार में क्या होती हैं, लेफ्ट टू राइट यानी वर्टिकल होती है। तो आपको पता करना है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है मित्रों। सी ऑप्शन क्या है देखिए, डेटा मान को बार चार्ट में क्षैतिज और कॉलम चार्ट में वर्टिकल दिखाया जाता है। आगे हम चलते हैं। MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आप आप शुरुआत से स्लाइड शो चलाना चाहते हैं तो शुरुआत से स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की F5 होती है। मतलब आपको स्लाइड शो देखना है शुरुआत से तो आप F5 बटन दबाएंगे। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। जब आप प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में तो खालिस्तान विकल्प आपके लैपटॉप मॉनिटर और डेटा प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अलग अलग सामग्री प्रदर्शित करने को सक्षम बनाता है। मतलब कौन सा ऐसा प्रोजेक्टर का व्यू है जो आपके लैपटॉप मॉनिटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अलग अलग डेटा दिखाता है। दोस्तों इसे हम विस्तारित व्यू कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, एक्सटेंडेड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मित्रों, एक्सटेंडेड। तो यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा साइबर खतरे का प्रकार है? इनमें से कौन सा एक साइबर थ्रेट है? दोस्तों साइबर खतरा जो है, ऑनलाइन खतरा जो है वो एक तो वायरस है, एक ट्रोजन हॉर्स है और एक स्पाईवेयर है। ये तीनों साइबर खतरे हैं, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला देखिए, खालिस्तान का उपयोग दो स्थानों के बीच रास्ता खोजने के लिए करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप सबको इसका जवाब आना चाहिए। किसका प्रयोग हम दो स्थानों के बीच रास्ता खोजने के लिए करते हैं? मित्रों इसका सही जवाब गूगल मैप रहेगा। अगर आपको दो स्थानों के बीच रास्ता खोजना है तो आप गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे। अगला है HTTPS में एस का तात्पर्य क्या है, यानी HTTPS में एस का फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रिपीट अगेन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एस का मतलब सिक्योर यानी सुरक्षित। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला प्रश्न देखिए 23वां। MS Excel 2010 में पार्ट स्ट्रिंग के लंबाई ज्ञात करने के लिए, यानी कि किसी भी टेक्स्ट की लेंथ ज्ञात करनी है आपको, तो लेंथ ज्ञात करने का जो फंक्शन होता है दोस्तों उसे हम लेन फंक्शन कहते हैं। शॉर्ट में आप लेन लिख सकते हैं। लेन फंक्शन होता है जो किसी भी टेक्स्ट की लंबाई ज्ञात करता है। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। किस फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल को जीमेल की सहायता से नहीं भेज सकते? दोस्तों जीमेल की सहायता से .exe फाइल को नहीं भेजा जा सकता। बाकी PDF को भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट को भेज सकते हो, PPT को भेज सकते हो, exe को नहीं भेज सकते। निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मजबूत पासवर्ड की जो निशानी होती है उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए कम से कम एक, दूसरा उसमें कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है, तीसरा उसमें कम से कम एक नंबर होना चाहिए, मिनिमम एक नंबर है ना, और फोर्थ उसमें कम से कम एक सिंबल होना चाहिए, सिंबल यानी कोई भी चिन्ह होना चाहिए। और ठीक है, ये 4 कंडीशन जिसके अंदर हो, और 5वां एक होनी चाहिए, उसमें 8 कम से कम अक्षर होने चाहिए और 13 तक उसमें अक्षर हों तो और भी अच्छा है। ये अगर हैं सब में किसी भी पासवर्ड में तो इसका मतलब क्या है, वो मजबूत पासवर्ड है। तो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं कि इसमें एक नंबर भी है, ठीक है, इसमें एक बड़ा अक्षर भी है, @ का चिन्ह भी है और छोटा अक्षर भी है, सब चीज़ें, इसका मतलब ये मजबूत पासवर्ड है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। खालिस्तान लोकप्रिय रूप से ईमेल प्रयोजन के काम में आता है। किसका उपयोग ईमेल के रूप में किया जाता है? मित्रों इसका सही जवाब है MS आउटलुक। ईमेल के रूप में जिस ऑप्शन का हम प्रयोग करते हैं उसे हम MS आउटलुक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज़ 10 में सिस्टम रिस्टोर का उपयोग क्या है? विंडोज़ 10 जो है इसके अंदर सिस्टम रिस्टोर ऑप्शन क्या काम में आता है? ऑप्शंस हैं, खराबी की समस्या शुरू होने से पहले, समय से पहले अपने कंप्यूटर को एक बिंदु पर पुनर्स्थापित करना। बिल्कुल सही जवाब है कि आपका कंप्यूटर ख़राब हो उससे पहले ही उसे एक बैकअप पॉइंट पर सेट कर दो, ताकि अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको रिस्टोर किया जा सके। तो खराबी की समस्या होने से पहले ही उसको एक पॉइंट पर सेट करना क्या कहलाता है? रिस्टोर करना कहलाता है। ठीक है, या फिर वहाँ से डेटा प्राप्त करना रिस्टोर करना कहलाता है। 28वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? दोस्तों एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एंड्रॉयड होता है, विंडोज़ भी होता है,
जीपीएस नहीं होता, लाइनक्स भी होता है, तो जीपीएस इसका सही जवाब रहेगा मित्रों। जीपीएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला देखिए 29वां प्रश्न क्या है, खालिस्तान पोर्टल का उपयोग रेलवे सेवाओं के लिए किया जाता है। मित्रों रेलवे के लिए जो पोर्टल है उसका नाम आप सभी को मालूम होना चाहिए, irctc.co.in। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC रेलवे का पोर्टल है। 30वां प्रश्न देखिए, खालिस्तान MS वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या शब्द गणना दस्तावेज की भाषा को दिखाता है। कौन है जो पृष्ठ की संख्या को शब्द की गणना को दिखाता है? दोस्तों ये दिखाने वाला स्टेटस बार होता है। कौन होता है? स्टेटस बार होता है। 31वां प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट करके देना है, मैं नहीं बताऊंगा। खालिस्तान प्रतीक का उपयोग MS एक्सेल में एक सूत्र शुरू करने के लिए किया जाता है। मतलब MS एक्सेल में एक फॉर्मूला शुरू करना है तो कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे आप सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों। इसका जवाब आप कमेंट करके देना। इसका जवाब मैं आपको कमेंट करके पिन कर दूंगा ताकि आप वहां से देख सकते हो, बाकी आपको खुद को देखना है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जीमेल में इनबॉक्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों जीमेल में इनबॉक्स का मतलब होता है प्राप्त ईमेल को रखना, यानी जहां पर प्राप्त ईमेल को रखा जाता है उसे हम जीमेल का इनबॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 33वां देखिए, URL का वैध उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एक URL है? अब आपको बताना चाहूँगा मित्रों, URL का तात्पर्य किसी भी वेबसाइट का एड्रेस से होता है, यानी कि किसी वेबसाइट का एड्रेस URL कहलाता है। तो यहाँ पर वेबसाइट कौन सी है? देखो वेबसाइट अपनी दिख रही है ना आपको, https://www.vacancyguru.in, ये अपनी वेबसाइट है और वेबसाइट का एड्रेस ही क्या कहलाता है मित्रों? URL कहलाता है। वेबसाइट की बात आई तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको गूगल में सर्च करना है वैकेंसी गुरु। जैसे ही आप वैकेंसी गुरु सर्च करेंगे, वैकेंसी गुरु सर्च करने के बाद आप यहाँ पर वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर चले जाएंगे, जहाँ पर आपको फ्री में 500 के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 10 ऑनलाइन टेस्ट फ्री में देखने को मिलेंगे। इनको देखकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारी तैयारी कैसी है। दोस्तों अगर इन टेस्टों में आपके हर टेस्ट में 15 से 20% सही हो रहे हैं तो उम्मीद रखिएगा आपके एग्जाम में 80% से ऊपर बनेंगी। तो सारे टेस्ट देखकर देखें, सर्च करें वैकेंसी गुरु और इस पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 34वां। MS पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस टैब में होते हैं? दोस्तों MS पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट जो रहते हैं वो इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। कौन से टैब में रहते हैं? इंसर्ट टैब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और 35वां, ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों ईमेल में BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का फुल फॉर्म। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें और कितने प्रश्न आपके 35 में से सही हुए कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए वैकेंसी गुरु वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के साथ। गुड बाय।